हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि जीके जीएस की एक क्लास होती है हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, तो हर एक प्रश्न ध्यान से देखिए और उसे बताने का भी प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ख्वाजा उस्मान हरुनी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, सर एंड्रस फ्रेजर, या आपका एच रिचले, या आपका ब्रोड्रिक, या एटी एरुंडेल। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका जो राइट आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है सर एंड्रस फ्रेजर, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन था, सर एंड्रस फ्रेजर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सन 1905 ईस्वी की ये घटना है। ठीक है, आप सभी को ये चीज पता होना चाहिए। सन 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम है सर एंड्रस फ्रेजर, इन्होंने जो है बंगाल के विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आ चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सन 1306 ईस्वी में जो है सन 1306 ईस्वी जो है इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा जो है क्या थी। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। 1306 ईस्वी जो है इस सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो क्या थी, ब्यास थी, रावी थी, या सिंधु थी, या ऑप्शन नंबर डी आपका सतलज। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहां पर देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहां पर देखिए जितने भी लोगों ने बताया है चौथे नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सिंधु। यहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है सी, तो वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो आपके ऑप्शंस हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या ऑप्शन नंबर बी बाबा फरीद, या सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ऑप्शन नंबर डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों यहां पर देखिए महबूब ए इलाही कहलाता था, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, बिल्कुल राइट है आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन जीवन सुरक्षा करता है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपके यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं यहां पर, ध्यान से देखिए, ट्रेपोस्फियर, या आपका
आइनोस्फीयर या ओजोन की परत या आपका धुंध। तो आप लोगों का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो जो सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशंस होती हैं उन्हें हम पराबैंगनी किरण के नाम से जानते हैं। उनसे जो है रक्षा कौन सी परत करती है, तो यहां पर आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन की परत जो है सूर्य की हानिकारक किरण जिसे हम लोग पराबैंगनी किरण के नाम से जानते हैं, ये जो है जीवन सुरक्षा मतलब पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर जितने भी लोगों का सी है जवाब, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि लीपू लेक दर्रा किस दर्रा जो है स्थित है, बताइए। लीपू लेक दर्रा बताइए कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी आपका अरुणाचल प्रदेश। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर जितने भी लोगों ने उत्तराखंड बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका उत्तराखंड जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पाद राज्य कौन है, बताने का प्रयास कीजिए कि भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है। बिहार है या झारखंड है या छत्तीसगढ़ है या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। तो दोस्तों आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जिप्सम के उत्पादन में शामिल है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो आप सभी को पता होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे अधिक उत्पादन यहां पर जिप्सम का होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव जो है होता है, बताने का प्रयास कीजिए कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो भूकंप के समय दोस्तों यहां पर आप सभी लोग डी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पीएसएल, जी हां पीएसएल का उद्भव होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शंस आप सभी के दिए गए हैं, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी लोगों ने नर्मदा बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर एक चीज और आप सभी को ध्यान में रखना है कि इंदिरा सागर बांध जो है ये विश्व का सबसे बड़ी नदी घाटियों में शामिल है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है और ये विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी घाटी है, ठीक है, नदी घाटी बांध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो दोस्तों यहां पर एनी बेसेंट या अंबिका चरण मजूमदार या बाल गंगाधर तिलक या जेवी कृपलानी, यहां पर चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहां पे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जी हां, बाल गंगाधर तिलक जो कि मराठा के संपादक माने जाते हैं, ठीक है, केसरी और मराठा के संपादक माने जाते हैं, ये आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक आप सभी लोग जानते होंगे कि ये एक गर्म दल के नेता थे,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, देवरिया, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, या तीसरा ऑप्शन है यहां पर आपका कुशीनगर, और चौथा ऑप्शन है आपका महाराजगंज। जी हां दोस्तों, यहां पर चौरी चौरा कांड सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। यह सन 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1922 ईस्वी में हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा, और 5 फरवरी था। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देखिए, ये गोरखपुर से रिलेट करता है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो यहां पर गोरखपुर आप सभी लोग देख सकते हैं, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इन चारों में ऐसा कौन सा कथन है जो कि आपको असत्य लगता है। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में आप जान लीजिए। गांधी जी ने जो है 12 मार्च सन 1924 ईस्वी को जो है कहां से, अहमदाबाद, जो कि साबरमती, जी हां साबरमती जो कि आपका अहमदाबाद में है, 12 मार्च सन 1924 ईस्वी को जो है साबरमती अहमदाबाद से जो इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। कितने लोगों के साथ, अपने 78 गिने चुने 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, जो कि पैदल यात्रा थी, और टोटल 24 दिनों के बाद 240 मील तक इन्होंने रास्ता तय किया। 240 मील, जी हां 240 मील, कितने दिनों में, 24 दिनों में, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। जी हां, आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, 6 अप्रैल तक ये यात्रा चली, और 6 अप्रैल को ये यात्रा गुजरात के एक छोटे से गांव में समुद्र के किनारे, जो कि दांडी नामक एक गांव है, वहां पे जाके ये समाप्त हुई। तो टोटल 24 दिनों में इन्होंने 240 मील जो है पूरी दूरी तय की, जो कि 78 लोगों के साथ शुरू की थी। लेकिन जब ये यात्रा खत्म हुई, पैदल यात्रा, पद यात्रा, तो उस समय 2000 लोग इनकी इस यात्रा में शामिल हुए थे। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, 12 मार्च से स्टार्ट की थी इन्होंने यात्रा, पैदल यात्रा 6 अप्रैल को समाप्त हुई, और 6 अप्रैल को समाप्त कहां हुई थी, गुजरात में एक समुद्र के किनारे छोटा सा गांव है दांडी, वहां पे ये समाप्त हुए थे। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो है यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। जी हां दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। कब, 12 मार्च सन 1924 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ। चलिए पहला ऑप्शन तो यहां पर कथन सही ही है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। जी हां, असत्य कथन को बताना है। बी वाले की बात करें, समुद्र किनारे के दांडी गांव में इनका अंत हुआ था। जी हां, 6 अप्रैल को इनका अंत हुआ था पैदल यात्रा का, किसके, समुद्र किनारे। तो यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन की बात करें, महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था। दोस्तों ये ऑप्शन यहां पर आपका असत्य है, क्योंकि इन्होंने नमक बनाया नहीं था, समुद्र से नमक उठाया था, और नमक उठा के नमक कानून को तोड़ा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है महात्मा गांधी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था कि नमक बनाया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका यहां पर राइट है, क्योंकि असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और बात करें यह पूर्ण रूप से पैदल यात्रा थी। जी हां दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 240 मीलों तक ये पूरी पैदल यात्रा थी। टोटल जो है 78 लोगों के साथ यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अंत हुआ था लगभग 2000 लोगों के साथ। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। तो दोस्तों
अब्दुल कलाम आजाद, या आपका ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी, या ऑप्शन नंबर सी आपका राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी को सुभाष चंद्र बोस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि जो है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी तिथि को जो है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही के दिवस के हेतु सुनिश्चित की थी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ मुस्लिम लीग थे, उनके कुछ संगठन थे, उन लोगों का मानना था कि उनका जो समुदाय है, मतलब जो मुस्लिम समुदाय है, उनका एक अलग से विभाजन कर दिया जाए, जिसे पाकिस्तान के रूप में अब जाना जाता है। तो कुछ लोगों का जो मानना था उन लीग में, कुछ मुस्लिम संगठनों का, ये डेट आपको बताना है। तो यहां पर 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी, जी हां 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी को जो है ये मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी ये डेट। तो ऑप्शन नंबर 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी वो डेट था जब कुछ मुस्लिम संगठनों का यह मानना था कि उनके समुदाय को विभाजन कर दिया जाए, ठीक है, जिसमें उनके ही समुदाय के लोग शामिल हों, जैसे कि मुस्लिम ही केवल। तो ये डेट क्या था? 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 42वें संशोधन में। जी हां, 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कथन की संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघातकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन है कि संविधान को जो है संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं जो है भत्तों का, उनके भत्तों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा या राज्यपाल द्वारा या मुख्य सचिव द्वारा या राज्य विधानसभा के द्वारा। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका जो राइट आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा? सर बताने का प्रयास कीजिए यहां पर। तो दोस्तों यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है भारतीय विधानसभा द्वारा, वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट है। जी हां, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसके लिए एक कंडीशन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा या अपने निर्वाचन से 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी,
जी हां, ऑप्शन नंबर डी की बात करें, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सांसद नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन नंबर सी को ध्यान दे देखिए, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तभी जो है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर जो है सी को बताया है, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस क्लास के लास्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर 20 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चलिए बात कर रहा है यहां पर स्थानीय शासन की, तो स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण या कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। दोस्तों आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को यहां पर सही कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। जी हां, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति जो है स्थानीय शासन की जो है एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां पर डेली बेसिस पर वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।